नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम लोग टॉप स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले भी जो वीडियो थी उसमें भी हम लोग ने टॉप स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन पढ़े थे, तो आज भी हम लोग यही कंटेंट लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके एग्जाम के लिए IMP है, तो उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हर्षवर्धन का राजकवि कौन था। दोस्तों यहाँ पे जो हर्षवर्धन है तो ये वर्धन वंश का शासक था और उसमें सबसे महानतम शासकों में से एक है। तो हर्षवर्धन का जो राजकवि है उसका नाम दोस्तों बाणभट्ट है। यहाँ पे जो राजकवि ऐसे भी आपके एग्जाम क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कवि किसके दरबार में रहता था। जैसे अगर आप लोग बात करें कि यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान है तो उनका दरबारी कवि चंद्रवरदायी था। अब जितने भी दरबारी कवि उन्होंने अपने राजाओं के जो वीरता है उसका उल्लेख किया है। अब जैसे यहाँ पे चंद्रवरदायी है तो उन्होंने अपने जो राजा है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय तो उनकी वीरता का उल्लेख अपनी पुस्तक है पृथ्वीराज रासों में किया है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो बाणभट्ट है और इनके जो एक तरह से राजा थे हर्षवर्धन, तो उनके बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है हर्षचरितम। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जितने भी आश्रित कवि हैं उन्होंने अपने राजा के बारे में या उनके जो चरित्र है या वीरता है उसके बारे में उल्लेख किया है। इसी प्रकार से जैसे कि अकबर है तो अकबर का दरबारी कवि फैजी था, तो उसने भी अकबर के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे जो एक तरह से इसी तरह से समुद्रगुप्त भी है, जैसे हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं तो उसका दरबारी कवि हरिशेर था। हरिशेर ने यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। तो यहाँ पे जितने भी दरबारी कवि थे वो सभी अपने राजाओं के बारे में या जो आश्रित है तो उनके बारे में उन्होंने कुछ लिखा ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोजन बम है इसके आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आविष्कारक है उनका नाम है एडवर्ड टेलर। यहाँ पे जो आपका बम है हाइड्रोजन बम, इसके आविष्कारक उनका नाम है एडवर्ड टेलर। दोस्तों यहाँ पे जो हाइड्रोजन बम है ये अगर एक बार गलती से भी अगर मतलब इसका अगर विस्फोट कर दिया गया तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बम है यहाँ पे इसका जो सिद्धांत वो नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन जो है ये कभी भी रुकता नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारे सूर्य की ऊर्जा है तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत वो नाभिकीय संलयन है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा वो लगातार बनती रहेगी। तो अगर हाइड्रोजन बम अगर कहीं पे भी गिरा दिया जाए तो ये मतलब कि फटता चला जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो परमाणु बम है तो परमाणु बम इसको तो एक बार रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन बम है उसको रोका नहीं जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो परमाणु बम है वो आपका नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फ्यूजन उस पर कार्य करता है। तो यहाँ पे जो परमाणु बम है ये आपका 2 शहरों पे गिराया गया था। ये आपको पता ही होगा, 6 अगस्त 1945 को जापान का हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, ये दोनों सर जापान के थे। दोनों जो परमाणु बम थे वो अमेरिका ने गिराए थे। तो उसमें काफी ज्यादा जो मानव थे उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बम गिरा दिया जाए तो इसमें जो हमारा पृथ्वी ग्रह है ये एक तरह से नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसके जो आविष्कार है उनका नाम एडवर्ड टेलर है। और दोस्तों नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में जो फेमस डे है तो वो कब मनाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य दिवस थे उसके भी हम लोग सीरीज चला रहे थे, मई तो हो गया है। आगे जो आपके बचे हुए जो मंथ है उसके भी आपको जो वीडियो उसको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर आपका होगा 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 7 अप्रैल। अब यहाँ पे ये दिवस क्यों मनाते हैं तो इसको लेकर एक यहाँ पे एक हमारा संगठन है WHO विश्व में जितने भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो उसका निवारण करता है। दोस्तों इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन 7 अप्रैल 1948 को 1948 को WHO की स्थापना हुई है। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो आपको पता होगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे, वो जेनेवा में स्थित है। दोस्तों जेनेवा जो शहर है वो आपका स्विट्जरलैंड में आएगा। और यहाँ पे WHO के वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गैब्रियोस। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज डेट है 9 अक्टूबर, तो 9 अक्टूबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व डाक दिवस मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक हमारा संगठन है UPU, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग देखें तो इसको हिंदी में नाम है वैश्विक डाक संघ। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो दोस्तों इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1824 को हुई थी, इसलिए प्रति वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड पोस्टल डे मनाते हैं।
और इसका जो मुख्यालय है वो आपका बर्न में है। दोस्तों बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है, तो वहाँ पे इसका मुख्यालय है। अब यहाँ पे दोस्तों 10 अक्टूबर कल हो जाएगा, तो 10 अक्टूबर को भारतीय डाक दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। 9 अक्टूबर देखिए 9 पहले आ रहा है, तो पहले विश्व आता है, तो विश्व जो है वो आपका हो गया विश्व डाक दिवस हो गया, जबकि 10 अक्टूबर को भारतीय डाक दिवस मनाते हैं। दोस्तों कल 8 अक्टूबर थी, कल मैंने उसके बारे में आपको बता था, भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं, जिसका एयर शो अपने यूपी के प्रयागराज में आयोजित किया गया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आईएनसी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आईएनसी है क्या, तो आईएनसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, और इसी को हम लोग शब्द संक्षेप में कहते हैं कांग्रेस कहते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इसके सबसे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहे हैं अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, क्या थे, तो दोस्तों उनका नाम है जॉर्ज यूले। कुछ किताबों में दोस्तों जॉर्ज यूले लिखा है वैसे। तो यहाँ पे कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने या कैसे में अध्यक्ष बने, तो वो सभी आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो इसका जो नामकरण किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को अंग्रेज सरकार के रिटायर्ड जो अधिकारी थे उनका नाम है एलन एक्टोवियन ह्यूम, जिसे हम लोग शॉर्ट में एओ ह्यूम कहते हैं, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पे जो एलन एक्टोवियन ह्यूम है, ये कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले हैं। यहाँ पे जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने या जो प्रथम पारसी अध्यक्ष बने, तो ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। ओके दोस्तों, तो इतने जो फैक्ट है वो सभी आपको याद होने चाहिए, और ये किस अधिवेशन में बने ये भी आपको साथ ही साथ याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सरोजिनी नायडू है 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी। जैसे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बने। इसके कुछ फेमस अधिवेशन है जिसके बारे में भी हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके राज्य अपराधनीति, मतलब जो राज्य है उसको एक तरह से कठिनाई कर लेना, यह राज्य का क्षय कर देना, इसी को हम लोग बोलते हैं राज्य क्षय नीति भी बोलते हैं। ये राज्य जो है उसका क्षय हो रहा है। तो इस नीति के जनक कौन है, तो दोस्तों उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों इनका नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी। ये काफी ज्यादा कार्यों से चर्चा में रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो लॉर्ड डलहौजी है, इसी को हम लोग राज्य अपराधनीति का जनक कहते हैं, ये इसी को बोलते हैं राज्य क्षय नीति भी कहते हैं। इस नीति के अनुसार ऐसे राज्य जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उस राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। जैसे हमारा झांसी हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे जो झांसी रानी थी उनका स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए झांसी को भी इस नीति के अंतर्गत ब्रिटिश हुकूमत में मिलाया गया। तो इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले कौन से राज्य को हटा गया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले एक राज्य है सतारा। दोस्तों सतारा आपका महाराष्ट्र में आएगा, और सतारा को हड़पा गया था 1848 में। ये क्वेश्चन भी आपका आता है। इसी के क्रम में अगर हम लोग देखें तो झांसी जो राज्य है उसको भी इसी नीति के अंतर्गत हड़पा गया था। तो इस नीति के जो जनक है उनको बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे जो है भारत में रेलवे के जनक भी कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले जो ट्रेन है मुंबई से थाने के मध्य में 16 अप्रैल 1853 को चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। वही दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारत में पोस्ट ऑफिस जो है यानी कि डाक विभाग उसका भी जनक कहा जाता है। इन्हीं को लोक निर्माण विभाग जिससे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं PWD कहते हैं, PWD इसका भी जनक कहते हैं। दोस्तों इसने जो ग्रीष्मकालीन अपनी राजधानी थी वो शिमला को बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी इसके बारे में फेमस क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको बताया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, मतलब कि राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य नॉमिनेट हो सकते हैं, तो उनकी संख्या दोस्तों 12 है। यहाँ पे हमारा जो उच्च सदन है, उच्च सदन में यहाँ पे 12 सदस्य, जो 12 सदस्य हैं तो इनका संबंध साहित्य कला, खेल विज्ञान, सामाजिक सेवा से है। तो इन सभी 12 सदस्यों को जो भारत के महामहिम है, महिम का अर्थ की राष्ट्रपति, तो ये सभी इन 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसलिए अनुच्छेद 80 का 3 दोस्तों, अनुच्छेद 80 का 3 के माध्यम से जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिनका संबंध साहित्य कला,
खेल और विज्ञान सामाजिक सेवा से। तो इन सभी 12 सदस्यों को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है और ये जो 12 सदस्य इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का ही होगा, क्योंकि जो राज्यसभा है उनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, जबकि यहाँ पे जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल वो स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे जो 12 सदस्य ये मनोनीत किए जाते हैं। अब यहाँ पे ये व्यवस्था किस देश से ली गई है ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो भारतीय संविधान में राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होंगे, ये व्यवस्था किस देश से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ये कथन भी आपको याद रखना है। और इसके लिए जो हमारा अनुच्छेद है वो है 80(3). दोस्तों 80(3) के माध्यम से जो भारत के प्रेसिडेंट है वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री कौन है? तो आंसर होगा नरगिस दत्त। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम अभिनेता, तो आंसर होगा पृथ्वीराज कपूर। दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र से राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले व्यक्ति या पहले वैज्ञानिक कौन है? तो मेघनाथ साहा है। खेल के क्षेत्र से या कला के क्षेत्र से सबसे पहले कौन किसे नॉमिनेट किया गया? तो सचिन रमेश तेंदुलकर होंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है ये कह कि जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही सरल है। ऐसा देश जहाँ पे सर्वाधिक द्वीपों की संख्या 13,000 से अधिक द्वीप है तो उसका नाम है इंडोनेशिया। तो दोस्तों इंडोनेशिया में ये सभी आपके द्वीप आएंगे, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सभी मुख्य द्वीप हैं, ये सभी आपका इंडोनेशिया में आएंगे। दोस्तों इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या 13,000 से अधिक है और विश्व में जो सर्वाधिक नारियल का उत्पादन है वो इंडोनेशिया करता है। विश्व में सर्वाधिक जो मुस्लिम आबादी है वो अभी आपका इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपिता थे सर अहमद सुकर्णो सेन, वो सबसे पहले भारत के चीफ गेस्ट बने थे 26 जनवरी 1950 को। इस वर्ष जो आए थे मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, वो इस वर्ष भारत के चीफ गेस्ट बने थे। तो भारत जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस है, उस अवसर पर किसी न किसी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है या पीएम है या प्रेसिडेंट है तो उन सभी को इन्वाइट करता है, या जो फेमस संगठन है उनके सदस्यों को भी वहाँ पे इन्वाइट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये क्या कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका आंसर होगा 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को दोस्तों यहाँ पे गांधी इरविन समझौता किया गया। अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो लॉर्ड इरविन है, तो लॉर्ड इरविन के इस समय यहाँ पे शारदा एक्ट है, जो शारदा एक्ट है वो यहाँ पे विवाह से संबंधित है, तो शारदा एक्ट को भी पारित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे जो शारदा एक्ट है उसके जो जनक थे हरविलास शारदा थे, तो उन्होंने इस एक्ट को पारित किया। यहाँ पे 31 लिखा है, 31 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी उस गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। दोस्तों यहाँ पे जो गोलमेज सम्मेलन है वो 3 बार हुए, तीनों लंदन में आयोजित किए गए, 1930 में, 1931 में और 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जबकि महात्मा गांधी ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे 1931 में। और यहाँ पे जो 5 मार्च 1931 से यहाँ पे गांधी इरविन समझौता हुआ, इसके एक वर्ष बाद 1932 में पूना पैक्ट, दोस्तों पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता हुआ था गांधी और अम्बेडकर के मध्य में, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों यहाँ पे जो संगठन है योजना आयोग, अब तो ये इतिहास का विषय बन गया। इसका मुख्य कार्य ये था कि जो भारत में पंचवर्षीय योजना बनती है तो उसको बनाने का उत्तरदायित्व योजना के पास था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि ये क्वेश्चन आता भी है कि योजना के अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अब ये आपका इतिहास का विषय बन गया कि यहाँ पे जो योजना आयोग है उसका नाम बदल कर क्या हो गया, नीति आयोग कर दिया गया है। दोस्तों जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। दोस्तों इसका भी जो अध्यक्ष बनेगा वो भारत का पीएम ही होगा। तो नीति आयोग या योजना क्वेश्चन पूछे तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब क्वेश्चन आपको ये बताना है कि योजना की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, क्योंकि बहुत ही सरल है। 1 क्वेश्चन में मतलब जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे जो नीति आयोग है इसके भी अध्यक्ष भारत के पीएम होते हैं। नीति आयोग यहाँ पे इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जबकि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन केवेरी हैं। नीति आयोग के सबसे पहले सीईओ सिंधुश्री फुल्लर थे, जबकि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यन है। ओके दोस्तों, इसे भारत का थिंक टैंक कहते हैं, मतलब कि एक तरह से जो विचार है वो उसका ये बिल्कुल टैंक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? उनके जो फादर है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनका नाम यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों उनका नाम है एडम स्मिथ। इन्हीं को हम लोग अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है, ये का धर्म भी एडम स्मिथ ने दिया था। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये एग्जाम क्वेश्चन आता है कि पुस्तक दी वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो आंसर होगा एडम स्मिथ। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट आर्थिक अपक्षय। आर्थिक अपक्षय का अर्थ कि जो धन का निष्कासन का सिद्धांत है सॉरी दोस्तों, आर्थिक अपक्षय यानी जो धन का निष्कासन का सिद्धांत है या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत है या नाली का सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसने दिया? तो भारतीय राजनीति में भीष्म पितामह कहे जाने वाले, उनका नाम है दादाभाई नौरोजी। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था और इन्होंने ये जो सिद्धांत है इसका उल्लेख अपने एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है दी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में इन्होंने जो गरीबी का और यहाँ पे जो धन का निष्कासन है, जो भारत का धन था वो इंग्लैंड भेजा जा रहा था, तो उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया और ये जो सिद्धांत है उसका उल्लेख अपनी पुस्तक दी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसमें किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हरारे दोस्तों, जो हरारे ये जिम्बाब्वे की राजधानी है, तो हरारे का पुराना नाम क्या है ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आंसर होगा दोस्तों सेलिसबरी। जो प्राचीन नाम है शहरों के या देशों के वो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ईरान, तो दोस्तों ईरान का जो प्राचीन नाम है वो पर्सिया है। इसी प्रकार से एक और देश है इराक, उसका प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। इसी प्रकार से एक और देश है ताइवान, ताइवान का प्राचीन नाम फार्मोसा है। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। वो दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे। फिर आयरलैंड की राजधानी कह रहे हैं दोस्तों, आयरलैंड की राजधानी के जो फेमस देश है उनकी राजधानी में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन है, और यहाँ पे जो डबलिन है ये किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा लीफे नदी। होगा दोस्तों जो फेमस शहर है वो किस नदी पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं यूएई की मुद्रा क्या है? दोस्तों यहाँ पे यूएई को हम लोग बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं। तो इसके मुद्रा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यूएई की मुद्रा दोस्तों क्या होगी? दिरहम। दोस्तों इसके पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था रियाल, दोस्तों रियाल जो है वो ईरान की मुद्रा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के कंटेंट का, आसमान बांध है। दोस्तों यहाँ पे जो आसमान बांध है वो किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मिस्र, तो ये उसी देश में स्थित है। और आसमान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी। दोस्तों मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे टॉप स्टडी जीके क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। ये सभी आपके जो भी क्वेश्चन है, जो फेमस क्वेश्चन है, वो सभी आपके एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो हमारे कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा। दोस्तों जय हिंद।